जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए हम लोग आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं। कल आप लोगों की कुछ समस्या की वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज जो है हम लोगों की क्लास हो रही है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि कल क्लास नहीं हुई थी तो आप लोगों ने अपना पुरानी चीज़ें जो है उनको अच्छे से रिवाइज किया होगा, क्योंकि देखिएगा वैकेंसी पास में है। तैयारी अगर आप लोगों की नहीं है तो करिए अच्छे से, क्योंकि एक बार मौका गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। ये वैकेंसी गई तो आप में से हमारी समझ से 80% लोग ऐसे होंगे जिनकी उम्र निकल जाएगी। फिर आप कोसते रहना कि एक ही वैकेंसी हमको देखने की मिली, ये है वो है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए पूरा जी जान लगा दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो है आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था, कैनिंग था, कर्जन था या लैंसडाउन था? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अच्छा, उसी समय पूछ लिया जाए कि जब भारत में 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री या ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, ये भी बताइएगा आप लोग। अच्छा, इसके बाद में जब 1857 की क्रांति के बाद में 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, उसके बाद क्या होता है, लॉर्ड कैनिंग जो होता है ना, इसको भारत का क्या बना दिया जाता है? प्रथम वायसराय बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है बेटा? तो भारत का प्रथम वायसराय भी कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इसके साथ में ही 1857 की क्रांति के बाद में इसने इलाहाबाद को, किसको? इलाहाबाद को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया। इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी बनाया। सारे प्रश्न नोट करिएगा और इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग टेलीग्राम। हाँ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पार्मस्टन थे। कौन थे? पार्मस्टन थे। अच्छा, कर्जन, तो कर्जन के समय में 1905 में क्या होता है? बंगाल का विभाजन होता है। क्या होता है बेटा? बंगाल विभाजन होता है। तो सही आंसर तो इसका बी ऑप्शन है। अच्छा, जो लैंसडाउन होता है इसके समय में क्या होता है? तो भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य, भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य डूरड रेखा का निर्माण। कौन सी? हालांकि अब तो जो है किसके मध्य में है? भारत मतलब डूरड रेखा तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में है, लेकिन जब बनी थी उस समय पाकिस्तान था ही नहीं। तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरड रेखा का निर्धारण किसने किया था? लैंसडाउन ने किया था। सही है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाना चाहिए? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, जो डलहौजी था, डलहौजी के समय में क्या हुआ? तो रेलवे, डाक, तार, इन लोक निर्माण, इन सब विभागों की स्थापना कब हुई थी? तो डलहौजी के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। चलिएगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना अमेरिका में किसने की? लाला हरदयाल, बीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा या तारकनाथ दास? बताइएगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है वो अमेरिका में किसने की थी? तो सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तारकनाथ दास ने की थी। और कब? 1907 में। कब की थी? 1907 में। लाला हरदयाल जो थे, इन्होंने 1913 में क्या बनाई थी? गदर पार्टी का निर्माण किया था। और गदर पार्टी इन्होंने कहाँ पर बनाई थी? अमेरिका के अंदर, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, याद रखिएगा। बीडी सावरकर जी जो थे, इन्होंने 1906 में अभिनव भारत की स्थापना की थी। किसकी? अभिनव भारत की स्थापना की थी। और अभिनव भारत की स्थापना इन्होंने कहाँ पर की थी? तो लंदन में की, ठीक है। कहाँ पर? लंदन के अंदर, ठीक है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में क्या किया था? तो इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। किसकी?
इंडिया हाउस की स्थापना की थी, और इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पर की थी? लंदन में की थी। ठीक है। जो आपके बी.डी. सावरकर थे, 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा का जो बनाया हुआ इंडिया हाउस थे, इसी में रहे थे, और इसके बाद में पूरी देखरेख इन्हीं की हो गई थी। उसके बाद में इन्होंने लंदन में 1906 में क्या किया था? अभिनव भारत की स्थापना की थी। बाकी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना अमेरिका में किसने की है? तो तारकनाथ दास ने की है। कब? 1907 में की है। सही आंसर डी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है हमारा कि धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? जिंक की कमी से, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से, तांबे की कमी से, या मैग्नीज की कमी से? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि धान में जो खैरा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जिंक की कमी से जो होता है धान में क्या होता है? खैरा रोग होता है। अच्छा, जो मक्का में वाइट वड होता है, किसमें? मक्का में वाइट वड, यह रोग, इसके मक्का में जो वाइट वड रोग होता है वो भी किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से ही होता है, याद रखिएगा आप लोग। भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से जो होता है वो आलू में ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग। ठीक है। तांबे की कमी से क्या होता है? तो नींबू का डाइवेक्रेक, नींबू का डाइवेक रोग, ये सारे पूछे जाते हैं तो याद रखिएगा आप लोग। और मैग्नीज की कमी से जो होता है मटर में मार्स रोग होता है, मटर का मार्स रोग। ठीक है। बाकी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर आप लोगों को लग रहा है कि वीडियो पसंद आ रही है, कि प्रश्न समझाए हुए समझ में आ रहे हैं, कंटेंट अच्छा मिल रहा है, तो भैया वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के उपसंबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा? पीड़ित व्यक्ति को, सभी नागरिकों को, सरकारी कर्मचारियों को, या गैर सरकारी कर्मचारियों को? तो देखिएगा, सूचना का अधिकार जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, ठीक है, किसके? भ्रष्टाचार के खिलाफ इसको लाया गया था। ठीक है, भ्रष्टाचार के मुकदमे वगैरह जो होते हैं ना, इनके खिलाफ इसको लाया गया था। और ये कब लागू हुआ अगर आपसे पूछा जाए? ठीक है, कब लागू हुआ? तो 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा 2005 में लागू हुआ। ठीक है, किस अनुच्छेद में है संविधान में? तो अनुच्छेद 19(1) का ए में है। लेकिन जब ये केंद्र सरकार लाई उससे पहले, ठीक है, भारत के ऐसे, ठीक है, 9 राज्य थे जो केंद्र सरकार के सूचना का अधिकार लाने से पहले, ठीक है, उससे पहले भी लागू कर चुके थे। तो सर्वप्रथम किसने लागू किया था? तो सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था? 1996, कहीं कहीं 1997 भी लिखा है। ठीक है, कहाँ लागू हुआ था? तमिलनाडु में। उसके बाद में गोवा, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में भी लागू हुआ था। कहीं कहीं 1996, कहीं कहीं 1997 भी है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम के उपसंबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा? तो सभी नागरिकों को। ठीक है, किसको? आरटीआई जो होती है, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सभी नागरिकों के लिए होती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, केंद्र सरकार के द्वारा 2005 में लागू किया गया। अनुच्छेद 19(1) के ए में है। और सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू किया था? तो तमिलनाडु ने। ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार के लाने से पहले 9 ऐसे राज्य थे जो पहले से ही अपने राज्यों में लागू किए हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। 5वां प्रश्न है हमारा कि दक्षिण पूर्व एशिया का निम्न में से कौन सा एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश है? एशिया का निम्न में से, ठीक है, एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश है थाईलैंड, मलेशिया, लाओस या कंबोडिया। ठीक है, इसके साथ में आप चारों देशों की राजधानी भी बता दीजिएगा तो ज़्यादा सही है। तो बताइएगा, जो दक्षिण पूर्व एशिया है इसका एकमात्र स्थल अवरुद्ध देश कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा बेटा लाओस। क्या हो जाएगा? लाओस हो जाएगा। और इन सभी राज्यों देशों की राजधानी क्या हो जाएगी? तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है।
ठीक है। मलेशिया की राजधानी क्या है? तो कुआला लामपुर है। लाओस की राजधानी क्या है? तो वियंताइन है। क्या है? वियंताइन है। और कंबोडिया की राजधानी क्या है? तो नामपेन है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कंबोडिया में एक मंदिर है जिसका क्या नाम है? अंकोर वाट मंदिर। कंबोडिया का एक मंदिर है जिसको क्या कहते हैं? अंकोर वाट मंदिर कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, अंकोर वाट मंदिर। चलिए आगे बढ़ें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, मक्खन, विटामिन, प्रोटीन और ग्लूकोज। बताइएगा कि वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करेगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? और इस प्रश्न का सही आंसर सभी लोगों का आना चाहिए एक साथ। तो देखिएगा, छठे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बेटा ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज से कुछ और भी पॉइंट हैं, तो लिखिएगा यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, इसके साथ में ही इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रुधिर शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? रुधिर शर्करा कहते हैं। अंगूर में मिठास का कारण क्या होता है? अंगूर में मिठास की शर्करा कौन सी होती है? ग्लूकोज होती है। ठीक है, इसके साथ में ही जो इसका पुनः पाचन नहीं होता। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि इसका पुनः पाचन नहीं होता क्योंकि यह इतनी खुद से घुली हुई होती है, इसका पुनः पाचन नहीं होता। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके साथ में जब ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो बेटा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा कि वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, तो कौन करता है? ग्लूकोज। आपने देखा होगा ना, एथलीट दौड़ता है तो उसको ग्लूकोज का पानी वगैरह उसमें मिलाकर दिया जाता है ना, तो इस तरीके से भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न है हमारा कि कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? केली सी फेंग, जूनियर क्रॉग, लक्ष्य सेन, नेले पिंग। क्या पिंग फेंग है ये? ठीक है, तो बताइएगा। देखिए, कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता अभी जुलाई माह में ही संपन्न हुई है और इसका पुरुष एकल का खिताब भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने जीता। किसने? भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने जीता। और इसमें उपविजेता कौन रहे, मतलब किसको हराकर जीता है? तो के ली से फेंग जो हैं किसके हैं उपविजेता? पता नहीं हम क्या लिख रहे हैं, उपविजेता। और ये किस के हैं? चीन के। लेकिन यही आपसे पूछ लिया जाए, महिला एकल किसने जीता कनाडा बैडमिंटन चैंपियंस? तो महिला एकल जीता है अकाने यामागुची। किसने जीता है? अकाने यामागुची। और ये किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये जापान की खिलाड़ी हैं। और इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने एक थाईलैंड की महिला थी, उनको हराया है। ठीक है, तो महिला एकल का खिताब अकाने यामागुची ने जीता है, जापान की है। और कनाडा ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता पुरुष एकल का खिताब भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने जीता है। किसने? भारत के खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन। ठीक है, इन्होंने चीन के खिलाड़ी केली सी फेंग को हराकर जीता है। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न है हमारा कि विश्व युवा कौशल दिवस 2023 में कब मनाया गया? 14 जून, 15 जुलाई, 8 जून या 1 जुलाई? बताइएगा। तो विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तब देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 2014 में, कब? नवंबर 2014 में
विश्व युवा कौशल दिवस मनाने की घोषणा की और पहली बार कब मनाया गया? तो 15 जुलाई 2015 को। पहली बार 15 जुलाई 2015 को मनाया गया। और 2023 में कब मनाया गया है? तो 15 जुलाई को मनाया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 2023 की थीम क्या है, ये भी आप लोगों को बताना है। तो 2023 की थीम है परिवर्तनकारी भविष्य के लिए, परिवर्तनकारी भविष्य के लिए, ठीक है, परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कौशल बनाना, और युवाओं को कौशल बनाना। ठीक है, याद रखिएगा। 14 जून को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, और 1 जुलाई को तो डॉक्टर्स डे भारत में। ठीक है, याद रखिएगा। तो विश्व युवा कौशल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 15 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, चलिए। नवा प्रश्न है हमारा कि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया? 61वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन या 92वां संविधान संशोधन? तो देखिएगा, 8वीं अनुसूची में जब मूल संविधान लागू हुआ था तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14। ठीक है, आज वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन जब हुआ था, कब? सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा किसको जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत किसको जोड़ा गया? तो 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोकड़ी, ठीक है, और कौन सी? मणिपुरी और नेपाली। तो कुल भाषाएं कितनी हो गई भारतीय संविधान में? 1992 तक 18 हो गई थी। फिर वो आता है 92वें संविधान संशोधन जो कि होता है 2003 में। इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं, बोडो, डोगरी, ठीक है, मैथिली, और चौथी कौन सी जोड़ी जाती है? जल्दी से बताइएगा। संथाली। तो कुल कितनी भाषाएं हो गई? 22 हो गई। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ में ही यहाँ पर एक प्रश्न है, 61वां संविधान संशोधन। तो 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1989 में हुआ। और इसके तहत क्या हुआ? मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई? 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष की गई। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 61वें संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और यह संविधान संशोधन कब हुआ? 1967 में हुआ है। ठीक है, चलिए। 10वां प्रश्न है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? पीसी महालनोबिस, सीआर अश्विन, रविंद्र कुमार विश्वास या सीडी देशमुख? तो देखिएगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 अप्रैल 1935 को। कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। किस समिति की सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। उसी समय प्रथम गवर्नर कौन थे? 1935 में ऑसबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और उस समय इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो कोलकाता में था। कहाँ था? कोलकाता में था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है? वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्तमान मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। ठीक है। अब स्वतंत्र भारत के प्रथम रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे?
तो CD देशमुख थे। डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके साथ में ही राष्ट्रीयकरण कब किया गया? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को। कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को किया गया। और जब 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, तब भी भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर थे वो कौन थे? CD देशमुख जी ही थे। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, वर्तमान मुख्यालय मुंबई में है, लेकिन पहले मुख्यालय मुंबई से पहले कहाँ था? कलकत्ता में था। अब ये सब सारे प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, सही आंसर डी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर, वाराणसी, आगरा या लखनऊ? बताइएगा कि भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? 11वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? तो ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। भारतीय चमड़ा एवं रंगाई जूता संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में। और क्या है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। क्या है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। और क्या है यहाँ पर? राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र है। क्या है? चीनी अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, चलिए, वाराणसी में जल्दी से आप लोग बताइएगा क्या क्या है। तो वाराणसी में जल्दी से बताइए क्या क्या है। तो भारतीय हथकरघा, क्या है? भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान है। भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है। क्या है? भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब लखनऊ के तो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि लखनऊ में बहुत सारे हैं और कई बार पढ़ाए भी हैं। आगरा में कौन सा है? तो आगरा में याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज है। क्या है? राष्ट्रीय पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज। ठीक है, ये कहाँ पर है? आगरा के अंदर स्थित है। ठीक है, लखनऊ में जो भी चीज़ें हैं उनको आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान बच्चा कहाँ पर है? तो सही आंसर ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, 12वां प्रश्न है हमारा कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? वृंदावन। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ है? चंदौली में। किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? लखीमपुर में। या कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ पर है? बहराइच में। तो बताइएगा कौन सा इनमें जो है वो सुमेलित नहीं है। सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, मयूर संरक्षण केंद्र जो है वो वृंदावन में है, बिल्कुल सही है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो है वो चंदौली में है और उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव विहार है। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी जिले में है, बिल्कुल सही है। और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार जो है वो बहराइच में है। तो क्या है? सभी सुमेलित हैं। ठीक है, क्या है? सभी सुमेलित हैं, कोई भी गलत नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, इसके साथ में आप लोग बताइएगा बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? बताइएगा, क्या हो रहा है ये? बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? और लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर है? ये भी 2 आंसर जरा कर दीजिएगा आप लोग। बखीरा पक्षी विहार और लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर हैं? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, जो बखीरा पक्षी विहार है आप लोगों का वो संत कबीर नगर में है। कहाँ पर है? संत कबीर नगर में है। और लाख बहोसी पक्षी विहार जो है वो कन्नौज में है, जिसको क्या कहा जाता है? इत्र नगरी। ठीक है, प्राचीन नाम इसका क्या था? तो नगर महोदय श्री इसको कहा जाता था। ठीक है, चलिए, अब देखिएगा, अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो आप लोगों ने जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है पहले तो लाइक कर दीजिएगा।
ठीक है। और एक बार शेयर कर दीजिएगा क्योंकि अभी हमारे रैपिड फायर वाले प्रश्न बचे हैं, वन लाइनर, फिर हम लोग उसको शुरू करते हैं। चलिए, तो अगर आप लोग तैयार हैं इसके लिए तो बताइएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ें। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आज थोड़ी सी समस्या हो गई, चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे हम लोग। कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कौन थी बेटा? गौतम बुद्ध जी की कौन थी? मौसी थी, जिनका क्या नाम था? महाप्रजापति गौतमी। इन्हीं ने इनका क्या किया था? पालन पोषण किया था। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी थी। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदरथ जो था, इसकी हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसके द्वारा इसकी हत्या की गई थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और इसने क्या किया था? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी। किसकी नींव रखी? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी थी। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदरथ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? ठीक है। दूसरा प्रश्न है चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? और तीसरा प्रश्न है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? ठीक है, बताइएगा। तो देखिएगा, दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो याद रखिएगा, बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी था। ठीक है, और अगर आपसे वंश पूछ लिया जाए तो लोदी वंश हो जाएगा। ठीक है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो चार मीनार है कहाँ पर, आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चार मीनार का निर्माण जो था वो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसके द्वारा? कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। और ये कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद किस नदी के तट पर है ये भी बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? जल्दी से बताइएगा। और भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? काठी बांध किस नदी पर स्थित है? चलिए, इन तीन प्रश्नों के भी आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक जो नील दर्पण थी, उसके लेखक थे बेटा दीनबंधु मित्र। क्या नाम था? दीनबंधु मित्र नाम था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है वो किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइएगा। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है वो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। किसको? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। काठी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? जल्दी से बताइएगा। और कहाँ पर है? दोनों चीज़ें बताइएगा कि काठी बांध कहाँ पर है, किस नदी पर है। तो बेटा रामगंगा नदी पर है। किस पर है? रामगंगा नदी पर। और उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर? बिजनौर में। कहाँ पर? बिजनौर में। ये वही बिजनौर है जहाँ से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और रामगंगा भी प्रवेश करती है। ठीक है, तो काठी बांध किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर, बिजनौर जिले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? और ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? बताइएगा। तो बेटा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है, अगला बताइएगा कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का केपलर ने। किसने? केपलर जो थे, इनके द्वारा ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस नदी को तेल नदी के नाम से भी जानते हैं? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया?
भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है और लाइनेक्स क्या है, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों के क्या होने चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, किस नदी को तेल नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, तो नाइजर नदी को। किसको? नाइजर नदी को जो है वो तेल नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो 15। ठीक है, कितनी सब नहीं, 15 थी। भारतीय संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है, तो बेटा अस्पृश्यता का उन्मूलन किस में किया जाता है, मूल अधिकार है, और कहाँ पर है, अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, कहाँ पर है, अनुच्छेद 17 में है। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ पर होता है। अच्छा, इसका नाम क्या है इस प्रशिक्षण सेवा का, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और ये कहाँ पर है, तो बेटा ये हैदराबाद में है। ठीक है, कहाँ पर है, हैदराबाद में है। चलिए, लाइनेक्स क्या है बताइएगा। कंप्यूटर का प्रश्न है कि लाइनेक्स क्या है, तो याद रखिएगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिएगा, आज थोड़ी सी समस्या ये हो गई है कि जो प्रश्न बनाए थे ना ये वन लाइनर वाले, तो इनमें थोड़ा सा गैप कम हो गया है, तो थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी कल से आप लोगों को सारी चीज़ें विधिवत फिर से मिलने लगेंगी। ठीक है, तो लाइनेक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिएगा, आगे हमारे कुछ होमवर्क के प्रश्न हैं कि चतुर्भुजी विष्णु सिक्के किसने चलाए। पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि चतुर्भुजी विष्णु सिक्के किसने चलाए, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश में किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है, और उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर किस पंचवर्षीय योजना में रही है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, और इसकी PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप @selection mentor पे मिल जाएगी। तो आप लोग इसको एक बार भैया सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, और इससे जुड़ जाइएगा। बाकी आप लोगों को लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग, और स्क्रीनशॉट लेकर सारे प्रश्नों के आंसर आप लोग करिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी कल की क्लास में रात के 9 बजे। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।